आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज चर्चा का विषय है भूमि संसाधन तथा कृषि। चर्चा शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आइए चर्चा शुरू करते हैं भूमि संसाधन तथा कृषि पर। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कृषि के प्रकार, सिंचित कृषि के प्रकार, असिंचित कृषि के प्रकार, फसल ऋतु, फसल प्रतिरूप, अनाज में गेहूं, चावल, अरहर, चना, मक्का, तिलहन के विषय में, रेशे वाली फसल जिसमें कपास और जूट, पेय फसलें जिसमें चाय और कॉफी, भारतीय कृषि की कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं उनके विषय में पढ़ेंगे तथा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पाठ के अंत में आपके लिए इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आइए पहले पढ़ते हैं कृषि के प्रकार। कृषि को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, एक सिंचित कृषि और दूसरी असिंचित कृषि। जैसा कि फ्लो चार्ट में दिखाया गया है, कृषि को दो भागों में बांटा गया है, सिंचित कृषि और दूसरा असिंचित कृषि। सिंचित कृषि उसे कहते हैं जो सिंचाई वाली कृषि है और असिंचित कृषि उसे कहते हैं जहाँ सिंचाई नहीं होती। सिंचित कृषि के पुनः दो भाग किए गए हैं, एक रक्षित सिंचाई कृषि और दूसरा उत्पादक सिंचाई कृषि। रक्षित सिंचाई कृषि का मुख्य उद्देश्य होता है आर्द्रता की कमी के कारण जो फसलें नष्ट होने से बचाई जा सकें, उस सिंचाई को हम रक्षित सिंचाई कृषि कहते हैं। और अगर उत्पादक सिंचाई कृषि से तात्पर्य है फसलों का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से अगर हम सिंचाई करते हैं तो उसे हम उत्पादक सिंचाई कृषि कहते हैं। जिस प्रकार सिंचित कृषि के दो भाग हैं, उसी प्रकार असिंचित कृषि को भी दो भागों में बांटा गया है। फ्लो चार्ट में दिखाया गया जैसे असिंचित कृषि शुष्क भूमि कृषि और आर्द्र भूमि कृषि। शुष्क भूमि कृषि उस कृषि को कहते हैं भारत में मुख्यतः खेती जहां उन प्रदेशों तक सीमित होती है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम है। आर्द्र कृषि भूमि उस कृषि को कहते हैं जहां वर्षा ऋतु के अंतर्गत वर्षा जल पौधों के लिए जरूरत से ज्यादा होता है। ये प्रदेश बाढ़ तथा मृदा अपरदन का सामना करते हैं। फसल ऋतु भारत में जो फसल ऋतु हैं उनमें तीन प्रमुख फसल ऋतुओं में बांटा गया है, जैसा कि आपको फ्लो चार्ट में भी दिखाया गया। पहली है रबी की फसल, दूसरा खरीफ की फसल और तीसरा है जायद की फसल। रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, ये तीन फसल ऋतुएं हैं। इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानकारी लें। रबी की फसल है कौन सी? रबी की फसल अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। गेहूं, जौ, चना, सरसों आदि इसकी प्रमुख फसलें हैं। खरीफ की फसल, यह फसल दक्षिणी पश्चिम मानसून के साथ बोई जाने वाली फसल है। चावल, कपास, बाजरा, ज्वार आदि प्रमुख फसलें हैं। जायद, यह फसल रबी की फसल की कटाई के बाद बोई जाती है। इसमें तरकारियों की फसल उगाई जाती है। तरकारियों से मतलब सब्जियों की फसलें जैसे गेहूं, जैसे लौकी, तोरई, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा, इस प्रकार की फसलें जो उगाई जाती हैं वह जायद की फसलों में उगाई जाती हैं। फसल प्रतिरूप क्या है? देखिए, खाद्यान्न फसलें। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में खाद्यान्नों की महत्ता बहुत अधिक है। देश के समस्त बोए गए क्षेत्र के 2/3 भाग पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। 2/3 मतलब 2/3। 2/3 फसलों पर जो फसल हम उगा रहे हैं जमीन पर वो खाद्यान्न फसलें हैं। अनाज की संरचना के आधार पर खाद्यान्नों को दो भागों में, अनाजों में तथा दाल में, दो भागों में बांट दिया, अनाज और दालों में वर्गीकृत किया जाता है। अनाज, भारत में कुल बोए गए क्षेत्र के 54% भाग पर अनाज बोया जाता है। 54%, आधे से अधिक भूमि पर जमीन में अनाज ही बोया जा रहा है। चावल और गेहूं प्रमुख अनाज हैं। मोटे अनाजों में
ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी प्रमुख हैं। प्रमुख अनाज निम्न हैं। प्रमुख अनाज हैं चावल, गेहूं, दालों में अरहर, चना और मोटे अनाजों में ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी। अब जो प्रमुख अनाज है उनमें पहला अनाज है चावल। चावल उष्ण कटिबंधीय फसल है जो गर्म जगहों में होती है। भारत की अधिकतर जनसंख्या का मुख्य भोजन चावल है। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। पहले नंबर पर चीन है जबकि दूसरे नंबर भारत है। देश के 1/4 भाग पर चावल बोया जाता है। भारत के प्रमुख चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु हैं। चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। पश्चिम बंगाल में चावल की 3 फसलें होती हैं जिन्हें अमन, औस तथा बोरो कहते हैं। सामने मैप में आप देख रहे हैं कि चावल उत्पादक जो प्रमुख जगह हैं वो जगहें मानचित्र में प्रदर्शित की गई हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, दक्षिण भारत के राज्य उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहाँ पे बड़ी मात्रा में चावल उत्पादित किया जाता है। अगली फसल है गेहूं। गेहूं बोया जाता है शरद ऋतु में। गेहूं शरद ऋतु में बोया जाता है। भारत में चावल के पश्चात गेहूं दूसरा प्रमुख अनाज है। भारत विश्व का 12% गेहूं उत्पादित करता है। यह मुख्यतया शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है जो शीतोष्ण कटिबंध में पैदा होती है। देश के प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश है। गेहूं सिंचाई की सुविधा वाले भागों में उगाया जाता है, लेकिन जिन भागों में सिंचाई कम होती है उन भागों में भी गेहूं पैदा किया जाता है, जैसे हिमालय के भागों में, मध्य प्रदेश के मालवा के पठार के क्षेत्रों में। लेकिन जिन भागों में वर्षा कम होती है, सिंचाई कम होती है, उन क्षेत्रों में जो गेहूं है वो वर्षा पर निर्भर है। मैप में दिखाया भी गया है कि गेहूं के उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, ये वो जगह हैं जहाँ पर बड़ी मात्रा में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। अगली फसल है दालें। दालों में मुख्य 2 फसलें चना और अरहर। चना उपोष्ण कटिबंधीय वर्षा आधारित फसल है जो देश के मध्य पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिम भागों में रबी की ऋतु में बोई जाती है। चने की खेती, ये गेहूं के फसल के साथ होने वाली फसलें हैं। रबी की ऋतु में बोया जाता है। चने की खेती मध्य प्रदेश में होती है, उत्तर प्रदेश में होती है, महाराष्ट्र, राजस्थान, इन राज्यों में दालों में चने की फसल प्रचुर मात्रा में होती है। दूसरी फसल है अरहर। यह देश की दूसरी प्रमुख दाल की फसल है। इसे लाल चना भी कहते हैं। अरहर उत्पादन में महाराष्ट्र का प्रमुख स्थान है। अन्य उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात तथा मध्य प्रदेश प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। नेक्स्ट फसल है मक्का और तिलहन। मक्का एक चारे की फसल है। चारे के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है और खाने के भोजन के रूप में भी, हम अनाज के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जो एक आर्द्र शुष्क जलवायु वाली परिस्थिति में पैदा होती है। यह उत्तर पूर्वी और पूर्वी क्षेत्रों को छोड़कर लगभग सभी क्षेत्रों में बोई जाती है देश के। मक्का के प्रमुख उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश है। तिलहन फसलें कौन सी फसलें होती है? वो फसलें जिनसे हम तेल निकालते हैं, जिनसे तेल प्राप्त होता है। तेल निकालने के लिए तिलहन की खेती की जाती है। मालवा पठार, मराठवाड़ा, गुजरात, राजस्थान के शुष्क भागों, आंध्र प्रदेश और भारत के ये प्रमुख राज्य जो बताए, ये तिलहन के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। देश के कुल क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर तिलहन फसलें बोई जाती हैं। भारत की प्रमुख तिलहन फसलों में मूंगफली, तोरिया, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी ये प्रमुख फसलें हैं जिनसे हम तेल निकालते हैं। अगली फसल है कपास। रेशे वाली फसलों में 2 फसलें प्रमुख हैं, कपास और जूट। कपास एक उष्ण कटिबंधीय फसल है। भारत छोटे रेशे वाली और लंबे रेशे वाली अमेरिकन, एक भारतीय कपास है जो छोटे रेशे वाली होती है और लंबी रेशे वाली होती है अमेरिकन कपास, दोनों का भारत उत्पादन करता है। अमेरिकन कपास को उत्तर पश्चिम भाग में नरमा कहते हैं। मुलायम होती है इसलिए नरम के लिए नरमा शब्द इस्तेमाल करते हैं। भारत का कपास के उत्पादन में चीन, अमेरिका तथा पाकिस्तान के बाद चौथा स्थान है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। जिन भागों में सिंचाई की सुविधा है वहां पर इसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक है। जहां सिंचाई की सुविधा कम होती है वहां पर उत्पादन कम होता है। ये सामने चित्र में मैप में दिखाया गया है। भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में कपास का उत्पादन किया जाता है, जैसे राजस्थान है, गुजरात है,
महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ बड़ी मात्रा में कपास का उत्पादन किया जाता है। अगली फसल है जूट। जूट का उत्पादन किया जाता है बोरे बनाने के लिए, खासतौर पर मोटे वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है, बोरे के लिए किया जाता है और अन्य सजावटी सामान बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। यह पश्चिम बंगाल के प्रमुख व्यापारिक फसल है। कैश क्रॉप है पश्चिम बंगाल के लिए। पश्चिम बंगाल भारत के जूट उत्पादन का 3/4 उत्पादन करता है। अधिकांश उत्पादन केवल पश्चिम बंगाल से ही हो जाता है, जो भारत का उत्पादन है उसमें। बिहार तथा आसाम अन्य उत्पादक राज्य हैं। अगली फसल है गन्ना। गन्ना एक उष्ण कटिबंधीय फसल है। इसकी खेती अधिकतर सिंचित क्षेत्र में होती है, जहाँ सिंचाई की सुविधा है उस क्षेत्र में गन्ना पैदा किया जाता है। गंगा नदी का मैदान उत्तर प्रदेश में इसका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गुजरात में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में इसका उत्पादन सिंचित क्षेत्रों में किया जाता है, जहाँ सिंचाई की सुविधा है उन क्षेत्रों में इसका उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। ब्राजील के बाद भारत गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। सामने मैप में आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और इसके अलावा दक्षिण भारत के राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये पूरी एक बेल्ट सी है जहां जहां गन्ने का उत्पादन होता है। अगली फसल है चाय और कॉफी। ये दोनों पेय फसलों के रूप में हैं। चाय एक रोपण फसल है। इसके बगीचे होते हैं, रोपित की जाती है, जो कि एक पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग की जाती है। चाय की पत्तियों में कैफीन और टैनिन पाया जाता है। यह आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है। भारत में चाय का उत्पादन असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में किया जाता है। चाय निर्यातक देशों में भारत का स्थान श्रीलंका और चीन के बाद तीसरा है। प्रथम नंबर पर श्रीलंका और दूसरे नंबर चीन, जो निर्यातक देश हैं। सामने मैम आप देख रहे होंगे जहाँ जहाँ हरे रंग का शेड है, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा, दार्जिलिंग में, आसाम में, मेघालय में और दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में बड़ी मात्रा में चाय का उत्पादन किया जाता है। अगली फसल है कॉफ़ी। कॉफ़ी उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि की फसल है भी। इसे पेय पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे चाय का इस्तेमाल पेय पदार्थ के रूप में करते हैं, उसी प्रकार इसका भी। कॉफ़ी की 3 प्रमुख फसलें हैं, किस्में हैं, अरेबिका, रोबस्ता और लिबेरिका। भारत में उत्तम किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। भारत विश्व में कॉफ़ी का 6ठा उत्पादक है। इसके उत्पादक राज्य हैं कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कॉफ़ी की फसलें ली जाती हैं। और जो भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो कर्नाटक है, जहाँ से सबसे अधिक मात्रा में कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। 3 प्रमुख राज्य हैं कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, दक्षिण भारतीय राज्य। भारतीय कृषि की समस्याएं, ये तो फसलों के बारे में बात थी। अब जो भारतीय किसान हैं, कृषि तो कर रहे हैं, लेकिन कृषि करने के बावजूद भी भारतीय किसानों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। भारतीय किसान विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसमें पहली समस्या हमने जो है वह अनियमित मानसून की निर्भरता। भारतीय कृषि पूर्णतया मानसून पर निर्भर है। देश में सिंचाई की सुविधा काफ़ी कम है। सिंचाई की सुविधा के अभाव में भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। अगर मानसून अच्छा हुआ तो उत्पादन अधिक होगा, और अगर मानसून की सक्रियता कम रही तो उत्पादन गिर जाता है। इसलिए भारतीय कृषि पूर्णतः मानसून पर निर्भर है। मानसून की निर्भरता कम करने के लिए हमें सिंचाई सुविधा बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरा है उत्पादकता। जो हमारी कृषि है उसका जो जिस भूमि पर हम कृषि करते हैं उस भूमि की उत्पादन क्षमता कम है। विश्व में प्रति हेक्टेयर उत्पादन भारत की तुलना में बहुत अधिक है। भू संसाधनों पर अधिक दबाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी भारत में श्रम की उत्पादकता भी कम है। शुष्क क्षेत्रों में अधिकतर अनाजों, दालों और तिलहन की खेती की जाती है और उत्पादन प्रति हेक्टेयर काफ़ी कम लिया जाता है। किसानों की ऋणग्रस्तता। आधुनिक कृषि में जो कृषि हम कर रहे हैं इस समय, उसमें लागत बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि हर चीज़ किसान मार्केट से खरीदता है, चाहे बीज हो, चाहे दवा हो, चाहे ऊर्जा के साधन हो। सब चीज़ें किसान के मार्केट से लेने के कारण उसकी कॉस्ट काफ़ी अधिक आती है, जिससे किसानों की अपनी बचत काफ़ी कम हो जाती है और वो कृषि में निवेश करने में समर्थ नहीं हो पाते। इस समस्या से उबरने के लिए किसान बैंकों से या अन्य क्षेत्रों से, महाजनों से ऋण लेते हैं, और अगर उनकी फसल अच्छी होती है तो ऋण चुकाने में वो सक्षम होते हैं, और अगर किसी वजह से मानसून की कमी के कारण या किसी और वजह से उनके उत्पादन गिर जाता है फसल का, तो वो ऋणग्रस्त हो जाते हैं और फिर ऋण के एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं। उसके बाद पुनः वो ऋण लेते हैं, फिर उस ऋण को वापस नहीं करवाते, तो एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं, जो किसानों की ऋणग्रस्तता के कारण कृषि में
एक जो किसान है कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अगला है भूमि सुधारों की कमी। भूमि के असमान वितरण है भारत में। असमान वितरण के कारण जो किसान हैं, छोटे किसान, वो लंबे समय से शोषित हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भूमि सुधार करने की केंद्रीय सरकार ने प्रयास किए, लेकिन राज्यों ने इसमें बहुत अधिक रुचि नहीं दिखाई। राज्य सरकारों के टालमटोल के रवैये के कारण देश में भूमि सुधार ढंग से लागू नहीं हो पाए। अगला है छोटे तथा विखंडित खेत। छोटे और विखंडित खेतों से तात्पर्य है जो हमारे किसान हैं, छोटे किसान हैं, उनकी जो जोत हैं वो काफ़ी छोटी हैं। छोटी होने के साथ साथ 60% किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से छोटी भू जोत है, जबकि 40% किसान के पास जो भू जोत है उसका आकार 0.5 हेक्टेयर से भी कम है। बढ़ती जनसंख्या के कारण इन भू जोतों का आकार और भी छोटा होता जा रहा है। ये भू जोत जो है, ये जो जमीन है वो एक जगह इकट्ठी भी नहीं है, बिखरी हुई है। कुछ राज्यों में एक आध बार चकबंदी करके उसको एकत्रित करने का प्रयास किया है, लेकिन पुनः परिवारों के टूटने के कारण वो जमीन पुनः विखंडित हो गई है। अगला है वाणिज्यीकरण का अभाव। जो हमारे अधिकतर किसान हैं उन्हें बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं है, उन्हें आधुनिक तकनीक के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। वो वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन कम करते हैं। अधिकतर जो उत्पादन किया जाता है वो अपने लिए किया जाता है, अपने जीविकोपार्जन के लिए किया जाता है, और उनके पास बहुत ज़्यादा पर्याप्त भू संसाधन भी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा उत्पादन कर पाएँ। सीमांत किसान जो खेती करते हैं वो ज़्यादातर खाद्यान्नों की खेती करते हैं और अपनी आवश्यकता के लिए करते हैं। धीरे धीरे अब आधुनिक समय में कृषि का आधुनिकीकरण और वाणिज्यीकरण हो रहा है। व्यापक अर्थ बेरोजगारी। भारतीय कृषि में विशेषकर असिंचित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अल्प रोजगारी पाई जाती है। इन क्षेत्रों में ऋतु बेरोजगारी है जो 4 से 8 महीने तक रहती है। फसल ऋतु में भी वर्ष भर रोजगार उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि कृषि कार्य गहन श्रम वाला नहीं है। अतः कृषि में कार्यरत लोगों को वर्ष भर रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता। कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। भूमि संसाधनों का निम्नीकरण सिंचाई और कृषि विकास की दोषपूर्ण नीतियों में से एक है। यह एक गंभीर समस्या है क्योंकि इससे मृदा उर्वरता क्षीण हो रही है। एक समस्या सिंचित क्षेत्रों में अधिक भयावह रूप धारण कर रही है। इन क्षेत्रों में भूमि का एक बड़ा भाग लवणीयता, क्षारीयता, जल क्रांतता के कारण बंजर हो चुका है। पानी की अधिक उपलब्धता के कारण भी कई प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। ये उन क्षेत्रों की प्रॉब्लम है जहां बहुत ज़्यादा सिंचाई होती है। अगला रासायनिक खादों, दवाओं का अत्यधिक प्रयोग। आधुनिक कृषि में रासायनिक खादों और दवाओं का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, जिससे मिट्टी में हानिकारक रसायनों की जो सांद्रता है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। सिंचित क्षेत्रों में किसान ने दाल वाली फसलों के स्थान पर बार बार एक ही प्रकार की फसल ले रहे हैं, जिसमें इस वजह से क्या हो रहा है, जो प्राकृतिक ढंग से जमीन में नाइट्रोजन का प्राकृतिक यौगिकीकरण हो रहा था वो प्रक्रिया नहीं हो रही है, क्योंकि लोगों ने धीरे धीरे दाल वाली फसलों को हटा दिया है। पहले ये काम दाल वाली फसलें कर लेते थे। किसान इसके स्थान पर नाइट्रोजन वाले उर्वरकों का अधिक प्रयोग करने लगे हैं। अगला है मृदा अपरदन तथा वायु अपरदन। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में वायु द्वारा अपरदन एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण जमीन का निम्नीकरण हो रहा है। हवा तेज चलती है, नमी की मात्रा कम है, तो तेज हवा अपने साथ मिट्टी की ऊपरी परत को उड़ा ले जाती है, जिससे वायु द्वारा मृदा अपरदन होता है। और जिन क्षेत्रों में बाढ़ आती है वहां मृदा का अपरदन जल द्वारा होता है, और इसके कारण भी भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। पूरे पाठ को पढ़ने के बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े महत्वपूर्ण हैं, जिसमें पहला है नरमा क्या है। आपने देखा होगा एक फसल के बारे में कहा गया है कि इसे नरमा कहते हैं, ये क्या है इसके बारे में आपको बताना है। दूसरा है कॉफ़ी की किस्में कौन कौन सी हैं। कॉफ़ी की 3 किस्मों के बारे में बात की गई थी। इस वीडियो में आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो आपको जानकारी होगी कि कॉफ़ी की किस्में कौन कौन सी हैं। तीसरा एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसमें से आता है कई बार इम्तिहानों में भी, भारतीय किसानों की प्रमुख समस्याओं के बारे में बताएं। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। इस वीडियो में भी आपको विस्तार से इस प्रश्न के बारे में बताया गया है। आशा है आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। और जो प्रश्न हमारे ये इम्तिहान के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, ये 3 प्रश्न दिए गए हैं इस पार्ट में से। इसके अलावा भी पार्ट को पूरा अगर आप ढंग से देखेंगे, पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आपको जरूर निश्चित तौर पर इसके अलावा भी कई प्रश्न मिलेंगे, लेकिन 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने फोकस किया है। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें तथा शेयर भी करें। धन्यवाद।